जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। हाल फिलहाल अभी सीएए लागू हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और तब ये चीज़ें जो है और चर्चा में आ जाती हैं। और ये हर एक देश की समस्या है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत की समस्या है या यूरोप की समस्या है, हर एक देश की समस्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्लीगल माइग्रेंट्स, अवैध प्रवासी। इल्लीगल माइग्रेंट्स, अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी वो हैं जो बिना किसी वैध दस्तावेज के, बिना वैध दस्तावेज के गैर कानूनी तरीके से, मतलब प्रॉपर रूट या प्रॉपर चैनल ना फॉलो करके गैर कानूनी तरीके से प्रवास करते हैं या आ जाते हैं। हमारे संविधान में संसद ने एक संविधान संशोधन करके एक अधिनियम बनाया जिसको बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें अवैध प्रवासी की डिफिनीशन दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासी तब कहा जाएगा, बाहर का होगा वो, जब उसके पास वैध दस्तावेज ना हो। मतलब जिस देश से वो आया है वहाँ की कोई आइडेंटिटी उसके पास ना हो, पासपोर्ट ना हो। दूसरी बात, अगर पासपोर्ट है भी, वैध दस्तावेज है भी, तो उनकी वैलिडिटी क्या हो गई हो, समाप्त हो गई हो, तो भी उसको वैध अवैध प्रवासी माना जाएगा, वैधता समाप्त हो गई हो। इन दोनों व्यक्तियों को अवैध प्रवासी कहा जाएगा भारत के संदर्भ में, नागरिकता अधिनियम 1955 के परिभाषा के अनुसार। ठीक। अब बात ये आती है, आपने हाल फिलहाल एक मूवी शाहरुख खान की सुनी होगी, डंकी। वैसे ये होता ये है डोंकी। ठीक। तो उसमें उन्होंने अवैध प्रवासी की समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से मनोरंजक वे में उठाया है। ठीक। तो एक बार उसको मूवी देख लीजिएगा तो जो है चीज़ें जो है प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। अब जो हमें ये देखना है, अवैध प्रवासी जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर चैनल नहीं होता। जैसे समुद्र में कूद करके समुद्र तैर करके चले गए दूसरे देश में, ये क्या है, इलीगल रूट है। ठीक। तो वो क्या है, उस रूट को क्या बोलते हैं, डंकी रूट। तो उस मूवी में यही दिखाया गया है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध प्रवासन होता क्यों है, लोग अवैध रूप से प्रवासी बनते क्यों हैं, लोग प्रवास करते क्यों हैं। ठीक। तो सबसे पहले जान लेते हैं अवैध प्रयासन के, अवैध प्रवास के कारण। देखिए, प्रवास में दो चीजें, दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो जहां वो रह रहा है वहां से उसको पुश किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पुश फैक्टर, ढकेला जा रहा है। और जहां वो जाना चाह रहा है वहां की चीजें उसको आकर्षित कर रही हैं अपनी तरफ कि आप यहाँ पर आओ, तो उसको बोलते हैं पुल फैक्टर। तो पुश और पुल दोनों फैक्टर काम करते हैं। पुश फैक्टर कैसे काम करेगा,
जहाँ वो रह रहा हो वहाँ पर जीवन का निम्न स्तर हो, तो होता है पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर में देख लेते हैं, जीवन का निम्न स्तर। दूसरी बात, जहाँ रह रहा हो वहाँ पर जो मूलभूत जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे जल ना हो, ठीक है, तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पूरी ना हो रही हो। जैसे जल ना हो, आपदा आती हो बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, पुश फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या है, कि अच्छी आय, उसको लगे कि हम बॉम्बे चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, वहां पर अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छे से खाए पिएंगे, मजदूरी करेंगे तो वहां पर भी जो है क्या है, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। यहाँ पर गांव में 100 रुपए लोग देते हैं, वहां पर हो सकता है 300 500 मिले एक दिन का। ठीक, तो अच्छी आय के लिए आर्थिक, सामाजिक, सम्मान या जीवन स्तर अच्छा करने के लालच में। पुश फैक्टर में एक ये भी काम करता है, सामाजिक और जातिगत भेदभाव, ये भी पुश फैक्टर में है, कि यहाँ पर लोग हमें जाति से जानते हैं, जब हम शहर में चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई किसी की जाति नहीं पूछता, सब मिल करके बराबरी की उससे खाते कमाते हैं। तो सामाजिक और जातिगत भेदभाव, ये भी एक पुश फैक्टर में आएगा। ठीक, कभी कभार हो सकता है, अब देखिए हर फैक्टर पुश और पुल में ही आप अपने आप कन्वर्ट करते रहिएगा। कभी कभार क्या है, हो सकता है कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जहाँ पर रह रहे हो, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, बांग्लादेश। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बांग्लादेश में है, जमीन कम है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि लोग आसपास क्या करेंगे, अवैध रूप से जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आसाम में अवैध प्रवासन हुआ है, डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो गई। ठीक, और ये आज से नहीं, बांग्लादेश के बनने के समय से है, 1971 के आसपास। 1985 में तो आसाम समस्या के नाम से ही जाना गया उस चीज को। ठीक है, तो ये जनसंख्या बढ़ने की वजह से भी हो रहा हो। आपने एक रीजन सुना होगा अफ्रीका में, साहेल रीजन, ये क्या है, मरुस्थल है। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो वहां पर क्या है होगा, अवैध प्रवास वहां से होगा, लोग प्रवास अगल बगल की कंट्रीज में, देश में घुसेंगे इलीगल रूप से अपना जान बचाने के लिए। एक कभी कभार होता है कि लोग सपने अच्छा देख लेते हैं और उनको ये लगता है कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। इसका ये मतलब है कि अमेरिका बहुत अच्छा है, बस जाते ही वहाँ पर दूध और घी की नदियों में हम नहाने लगेंगे और हमें जन्नत नसीब हो जाएगी। ठीक, तो इसी के चलते आपने सुना होगा कि मैक्सिको मैक्सिको के लोग, अमेरिका को एक प्रॉपर दीवार बनानी पड़ी और उसमें करंट दौड़ता है, कि लोग उस अगर अवैध प्रवासी आए, अगर उसको टच करें या उसको फांदने की कोशिश करें, लांघने की, तो क्या हो जाएगा, उसमें करंट लग करके मर जाएंगे। अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि एक ट्रक में इतने ज़्यादा लोग जो है उनका नेटवर्क इतना तगड़ा था कि वो अवैध रूप से प्रवास करा रहे थे मैक्सिको से अमेरिका, और एक ट्रक में इतने ज़्यादा लोगों को भर दिए थे कि लोग क्या किए, उसी में मर गए, ट्रक में बंद बंद ही। तो अवैध प्रवासियों से ही बसा ट्रक था। वो क्यों जा रहे थे अमेरिका, क्योंकि मैक्सिको में गरीबी या जो है जीवन स्तर निम्न है, तो अच्छे जीवन की चाह में क्या जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे।
ये हाल फिलहाल एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है अवैध प्रवास के कारण। कुछ और कारण भी लिख लेते हैं। मानव तस्करी, नेटवर्क की उपस्थिति। अच्छा सपना दिखा करके, आपने सुना होगा हाल फिलहाल डाटा आया था कि गुजरात से कई लड़कियां जो है तस्करी होकर के अरब कंट्रीज में भेजी गई। ठीक है, अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन के अंडर में कि जो है भारत से जो है कुछ युवकों की भर्ती की जा रही है, रसिया भेजे जा रहे हैं और वो रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, उनको अच्छे वेतन के उसमें लालच में अवैध रूप से भेजा जा रहा है। सोशल नेटवर्क की भी इसमें भूमिका है। ठीक है, बहुत तगड़ा सोशल नेटवर्क है। ठीक, एक चीज और लिख लीजिएगा, कभी कभार आपदा के कारण भी होता है अवैध प्रवासन। जैसे कहीं पर चक्रवात बहुत ज़्यादा आ रहे हों, बांग्लादेश में आप देखिए। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है, इलीगल माइग्रेशन हुआ है, त्रिपुरा में, आसाम में, जो भी उससे कोलकाता में, वो सॉरी पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो ये सब क्या है, अवैध प्रवास के कारण है। प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, मानव जनित कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, युद्ध हो गया। ठीक है, युद्ध आप हाल फिलहाल देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है, तो मिस्र की सीमा पर, जॉर्डन की सीमा पर लोग क्या है, जबरदस्ती भाग रहे हैं, घुस रहे हैं। ठीक, भूमध्य सागर में कूदे जा रहे हैं कि पार करके यूरोप पहुंच जाएंगे। आए दिन सुनते होंगे कि जर्मनी जाते समय जो है बोट ही पलट गई, इटली जाते समय बोट ही पलट गई। इतने ज़्यादा लोग एक बोट में सवार हो गए कि बोट ही पलट गई। वो क्या है, इलीगल माइग्रेंट। अभी पाकिस्तान से लोग जा रहे थे कहाँ। ठीक है, तो ये सब न्यूज फिलहाल जो है ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल देने के लिए, ये अवैध प्रवास के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में टॉपिक, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रभाव है अवैध प्रवास का, वो है आर्थिक शोषण। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो जो वहाँ के, जिस कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ के जो लोग रहेंगे, या वहाँ के जो भी पुलिस अधिकारी या नॉर्मल जो लोग हैं, अमीर लोग, वो क्या करेंगे, शोषण करेंगे। शोषण क्या कहो, फ्री में काम कराएं कि अगर नहीं करोगे, या कम पैसे में कि अगर नहीं करोगे तो हम पुलिस को बता देंगे। ठीक, या पुलिस वहाँ पर लोकल जो है किसी को जो है वो करने के लिए कानून के पेच में फंसा देगी कि इनका मर्डर इन्होंने किया है। अब अपने आप जो है वो वेरीफाई करते रहिए, अपना प्रूफ देते रहिए, ज़िंदगी गुजर जाती है। ठीक, तो यही सब जो है सबसे बड़ी समस्या, आर्थिक शोषण हो सकता है। दूसरी बात यह है, मानवाधिकार का उल्लंघन। बलात्कार, रेप, हमले और जबरन वसूली दास प्रथा का एक रूप सामने आ जाता है। ठीक है, मानवाधिकारों के उल्लंघन में अगर पकड़े गए तो, अगर वहां पर पुलिस ने दया धर्म कुछ दिखाया और लोकल केस में नहीं फंसाया, तो वो क्या करेगी, निर्वासन कर देगी। तो अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, अवैध प्रवासन हुआ है, तो इसका भी खतरा रहेगा। ठीक,
और प्रभाव क्या हो सकता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दबाव। कि पकड़े गए तो लोग क्या कहेंगे, वापस अपने गांव भेजे गए तो होगा कि ये फलाने का लड़का भाग गया था, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ कर लाई, केस चल रहा है। ठीक है। शारीरिक जो कष्ट होंगे वो होंगे ही होंगे। सामाजिक ताना बाना अस्त व्यस्त हो जाता है। समाज में वापस से आप घुल मिल सकने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक। तो ये इसका प्रभाव है। दूसरी बात, एक समस्या है मादक पदार्थ। इनके जो अवैध व्यापार में अवैध प्रवासियों का ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक। तो और वो मादक पदार्थ न केवल व्यक्ति के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो क्या है, एक दीमक की तरह है, अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। ठीक। तो ये इसके प्रभाव हैं। थोड़ा ब्रॉड वे में सोचिएगा तो चीज़ें आपको आराम से रटनी नहीं पड़ेंगी। अब देखते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं। अवैध प्रवासन से निपटने में चुनौतियां। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि एक विश्वसनीय डेटा का अभाव है। दूसरी बात, अव्यवस्थित सीमाएं हैं। अव्यवस्थित सीमाएं, जो बॉर्डर्स हैं कंट्रीज की, वो कहीं कहीं पर उनमें क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, विवादित भी हैं। ठीक। या प्रॉपर तरीके से फेंसिंग उनमें नहीं हुई है, तो फिर जिसकी वजह से अवैध प्रवासी आ जा सकते हैं। तीसरी बात यह है, ट्रेवल जो एजेंसी हैं उनका प्रभावी रूप से विनियमन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या। और कई बार तो ट्रेवल एजेंसीज ही क्या हो रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक। अब देखते हैं अवैध प्रवासन को रोकने के लिए पहल। क्या क्या पहल की गई है? तो सबसे पहली पहल याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय की है। और इस पहल का नाम है सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। ये अभियान कि प्रॉपर रूट का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा डिले होगा लेकिन आप सेफ रहेंगे, आपके परिवार वाले सेफ रहेंगे, और जहाँ पर आप काम करने जाएंगे वहाँ पर सरकार का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक। गुमनाम नहीं हो जाएंगे। तो ये विदेश विदेश मंत्रालय की पहल है। दूसरी एक जो पहल है वो ये है, प्रवासन और गमनागमन
साझेदारी समझौता ये दो देशों के बीच में होता है। और आपको जो इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी वो ये चलेगी कि अभी निकारागुआ एक विमान जा रहा था। निकारागुआ एक कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका में, आप देखेंगे मैप में तो यूएसए, फिर मैक्सिको, मैक्सिको के बाद बेलीज, निकारागुआ, ये सब कंट्रीज छोटी छोटी हैं। और फिर उसके बाद साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है, होंडुरास, ठीक है, ये सारी। तो निकारागुआ एक जहाज जा रहा था इंडिया से, ठीक। और क्या हुआ कि फ्रांस में उसको रोका गया, ये चेक करने के लिए कि उसमें अवैध प्रवासी तो नहीं है। फ्रांस में क्यों रोका गया ये जान लीजिए, क्योंकि ये जो समझौता है वो भारत और फ्रांस का हुआ था पहले से। तो फ्रांस में उस विमान को रोक करके तलाशी ली गई पूरा, ठीक। लोगों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, वेरीफाई किए गए, और फिर जाकर के उस विमान को छोड़ा गया, ठीक। तो ये समझौता इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात, रोकने के लिए जो पहल है वो आप इसमें सीमा सुरक्षा के उसमें लिख सकते हैं। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS, समन्वित एंड एकीकृत और एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। इसमें दो चीजें शामिल की जाती हैं, एक तो बाड़ लगाना ताकि सीमाएं स्पष्ट रहें, और दूसरा उस पर नियमित गश्त और सुरंग कोई नहीं है सीमा आर पार करने के लिए, सुरंग रोधी अभियान, बॉर्डर पर लाइटिंग प्रॉपर हो तो उसको बोलते हैं क्या, फ्लड लाइटिंग, ये सब प्रॉपर हो। CIBMS का इस्तेमाल हम लोग जहाँ जहाँ पर जो है छिद्रिल सीमाएं हैं, जैसे भारत में एक तो नेपाल का जो रूट है वहाँ पर क्या है, छिद्रिल सीमाएं हैं, पोरस सीमाएं हैं। क्या है कि प्रॉपर तरीके से फेंसिंग नहीं लगी है। और बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ तो बांग्ला, इन तीनों जगह पर जो है क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बाउंड्री करके प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी क्या है, इसी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। इजराइल में अभी तक हमला हमला ना हुआ होता हमास का, जो 7 अक्टूबर को हुआ था उनके पूजा वाले दिन, तो याद रखिएगा कि इजराइल की जो बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी है वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है। उनका जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत अच्छा था। फिलिस्तीनी लोग आते थे इजराइल में काम करने के लिए और वो दाएं बाएं नहीं हो सकते थे। जहाँ पर आना उनको काम करने वहाँ पर आएँ, अपना काम करें, पैसे लें और वापस चले जाएं। बाकी जगह वो इधर उधर गायब नहीं हो सकते थे या इलीगल काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमला हो गया तो फिर हो सकता है कि उनके सुरक्षा में कोई लूप होल रहा हो, ठीक। अदरवाइज इजराइल का बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, और भारत भी उनसे क्या है सीख ले करके अपना बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा था, ठीक। अब देख लेते हैं वैश्विक पहलें। कौन कौन सी विश्व के द्वारा कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए गए वो देख लेते हैं। तो पहला है इंडियन माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMO का सुरक्षित, IMO या IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, IOM, सुरक्षित, व्यवस्थित, व्यवस्थित और
नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वैश्विक समझौता, किसका? IOM का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक, ये वैश्विक पहल में इस समझौते का जो है जिक्र जरूर कीजिएगा। दूसरी बात यह है अनटॉक। अनटॉक क्या है? सीमा पार संगठित अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र का समझौता। ठीक, सीमा पार संगठित अपराध के खिलाफ, अपराध के खिलाफ। ठीक, और तीसरी बात जो ये है, एक आपने नाम सुना होगा इंटरपोल का, तो इंटरपोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अवैध प्रवासन को रोकने के लिए। ठीक, इंटरनेशनल पुलिस संगठन। ठीक, तो ये सब क्या है? वैश्विक पहले हैं। जो चीजें हमें ध्यान में रखना है वो ये कि शरणार्थी, रिफ्यूजी और अवैध प्रवासी एक नहीं है। अवैध प्रवासी को कोई भी संवेदना या सांत्वना, किसी का सपोर्ट नहीं होता है, जबकि शरणार्थियों का होता है। शरणार्थियों को बाकायदे क्या होती है? मान्यता मिलती है, बाकायदे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप ये जो अवैध प्रवासन के कारण में आपने लिखा है, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, क्या? युद्ध। और एक और लिख लीजिए, एक पॉइंट, युद्ध और नृजातीय समस्या। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बांग्लादेश से अवैध प्रवासन हुआ असम में, जब बांग्लादेश बना था, जब पाकिस्तान ने उस पर अत्याचार किया था। तिब्बत लिख लीजिए, तिब्बती लोग भारत में शरण लिए। उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका में देख लीजिए, म्यांमार में रोहिंग्या। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो आपको जो बताने का पर्पस था वो ये था कि शरणार्थी और अवैध प्रवासी एक नहीं है। अवैध प्रवासियों को कोई भी मॉरल सपोर्ट नहीं होता है, ना मॉरल सपोर्ट होगा, ना पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट होगा। लेकिन शरणार्थियों को ये सारे सपोर्ट होंगे। और आज की हाल ये है कि जो तिब्बतियों को जो हमने शरण दी थी 1955 में, 1959 में वो लोग आए थे, 1959-60 में चीन के हमले के बाद। अब आज ये हाल है कि वो वोटिंग राइट्स का डिमांड कर रहे हैं। वो भारत से कह रहे हैं कि तिब्बत को स्वतंत्र कराइए। ठीक, दूसरी बात, डोंकी रूट का मैंने आपको बता ही दिया, जो अवैध रूट का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में जाते हैं अच्छे जीवन स्तर के चक्कर में, या कुछ ऐसा सपना देख लेते हैं। गुड अमेरिकन ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो, कि अमेरिका में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।